नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में आपने देखा आवेश और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपने उसमें सीखने का प्रयास किया वैद्युत आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेशों के गुण क्या हैं, आवेश का क्वांटिकल सिद्धांत क्या है और उससे संबंधित बोर्ड में किस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सब पर हमने स्टडी की दोस्तों। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया दोस्तों, वहां से आप इसको सर्च कर सकते हैं और वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। आज की जो वीडियो है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कूलाम का नियम। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कूलाम का नियम क्या है, इसके क्या कार्य हैं दोस्तों, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसका सदिश रूप क्या है और यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, ये कैसे कार्य करता है। इन सारी बातों को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि बोर्ड में इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्यारे छात्रों, परिभाषा तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो वहाँ पर हम कई बार उनको गलत कर देते हैं, और उसका कारण रहता है किसी भी परिभाषा, सिद्धांत या कॉन्सेप्ट को अच्छे से ना समझ पाना। प्यारे साथियों, हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने सभी टॉपिकों को इस प्रकार पढ़ाएं कि उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बाकी न रहे, और बोर्ड में अगर संबंधित क्वेश्चन आता है तो बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर दें। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। इसमें हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। स्क्रीन पर देखें दोस्तों, देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, इसको जान लेते हैं पहले। प्यारे छात्रों, मैं अभी आपसे कह रहा था कि हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका कार्य क्या है, तो सबसे पहले हम इसका कार्य ही जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या है। प्यारे साथियों, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण को ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। वो कहता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। देखिए, इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है परिभाषा में। वो कह रहा है यदि हमारे पास दो आवेश हों Q1 और Q2, उन्हें हम कुछ दूरी r पर रख दें दोस्तों, तो क्या होगा, उनके बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा दोस्तों। ये परिभाषा में कह रहा है। अब देखिए, इसको मैं 1 नंबर इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ 2 नंबर। अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशनों को मिलाता हूं दोस्तों, क्या बनेगा जरा ध्यान से देखें। ये हो जाएगा आपका F प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण है दोस्तों। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर ये जो नियतांक है इसको जानना अति आवश्यक है दोस्तों। ये क्या है, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल, ये नियतांक है दोस्तों। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पर एक सिंबल और है दोस्तों, इसका नाम है एप्सिलॉन 0। इसे बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, और इसकी जो आंकिक वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्यारे छात्रों, ये जो एप्सिलॉन 0 है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम बिल्कुल अलग से विशेष चर्चा करेंगे। एक छोटा सा वीडियो मैं इसके बारे में बना दूंगा दोस्तों। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, इसका आंकिक मान क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है और कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, आपने अभी जाना कि कूलाम का नियम क्या है। हमने पढ़ा दोस्तों कि कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण को दर्शाता है, और उसका परिमाण होता है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्यारे छात्रों, अभी अगला टॉपिक है हमारा, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। तो एक बार सीमाओं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, कूलाम के नियम की क्या सीमाएं हैं। प्यारे छात्रों, सबसे पहली सीमा इसकी ये है, इसकी जो बाउंडेशन है वो ये है कि यह केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही कार्य करता है।
यानी कि अगर हमारे पास आवेश गतिमान है तो वहां पर कूलाम का नियम नहीं लगेगा दोस्तों। उसका दूसरा नियम यह है दोस्तों कि ये तब तक ही कार्य करता है जब तक दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता रहता है। देखिए व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता कैसे है उसको भी आप समझना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये है F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। और अभी हमने पढ़ा था कि जो बल होता है वो है दूरी के वर्ग के। तो छात्रों ये क्या कहना चाहता है, देखिए यहाँ पर जो दूरी है वो एक निश्चित सीमा के अंदर ही कार्य करेगी। जब ये इसकी सीमा से बाहर हो जाएगा इसका मान, तो ये अपने इस नियम का पालन करना बंद कर देगा और यहाँ पर जो कूलाम का नियम है वो भी लगना बंद हो जाएगा दोस्तों। इसलिए जो हमारे कूलाम के नियम की बाउंडेशंस हैं वो दो हैं। नंबर 1 यह केवल स्थिर बिंदु आवेशों को लेकर कार्य करता है। दूसरा यह है कि केवल तब तक कार्य करता है जब तक कि दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता रहता। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारे पास कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखिए कूलाम के नियम का सदिश रूप को जानना अति आवश्यक है। 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कूलाम के नियम का फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, ये इसकी सिंपल फॉर्म है। अगर इसका हम सदिश रूप लिखना चाहेंगे तो इसका सदिश रूप हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। नंबर 1 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखिए ये एक बल है और बल हमेशा सदिश राशि होता है, तो इसका जो सदिश रूप बनेगा दोस्तों ये बनेगा F वेक्टर इक्वल होगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 r²। और जो दूरी की दिशा में एकांक सदिश होगा दोस्तों r⁻, उसको यहाँ पर लगा देंगे। एक तरीका तो आपका ये है लिखने का दोस्तों, और दूसरा तरीका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा इसका दूसरा तरीका, ये हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r। देखिए यहाँ पर r² था, अगर मैंने यहाँ पर r⁻ लगाया दोस्तों एकांक सदिश, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ही रहने दूंगा। और अगर मैं r की दिशा में कोई सदिश लेते हैं जिसका कोई परिमाण हो सकता है, उसे हम वेक्टर की फॉर्म में दिखाएंगे। अब जब यहाँ पर ये सदिश के रूप में आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक घात बढ़ानी पड़ेगी और ये इसको r की पावर 3 करना पड़ेगा। ये इसका दूसरा रूप है दोस्तों। तो आपने देखा कि कूलाम के नियम को हम 2 प्रकार से सदिश रूप में लिख सकते हैं। एक तो इस प्रकार है कि दोस्तों यहाँ पर r⁻ आ जाएगा और नीचे पावर 2 ही रहेगी। दूसरा तरीका इसका r वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों अगला टॉपिक है हमारा, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, इसको और समझ लेते हैं दोस्तों। आइए ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। देखिए कूलाम का नियम न्यूटन के किस सिद्धांत पर आधारित है। प्यारे छात्रों एक बात आप नोट करें, कोई भी बिंदु आवेश किसी दूसरे बिंदु आवेश पर जो बल लगाता है तो दूसरा भी उतना ही बल विपरीत दिशा में उस पर लगाता है। और प्यारे छात्रों आपने न्यूटन के गति के नियम पढ़े होंगे, जिसमें तीसरा नियम आपने पढ़ा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता। प्यारे छात्रों हम कह सकते हैं जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम, कौन से नियम दोस्तों, तीसरे नियम पर आधारित है, जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात ये कहता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर किंतु विपरीत परिमाण का आवेश, अर्थात ये कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाते हैं जितना पहला दूसरे पर लगाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर विपरीत किंतु बराबर परिमाण का वैद्युत बल लगाते हैं दोस्तों। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास कूलाम का नियम कैसे कार्य करता है दोस्तों। तो इस बात पे आप ध्यान दें कि जो कूलाम का नियम है वो एक वैद्युत बल को दिखाता है दोस्तों, और जो वैद्युत बल लगता है वो एक प्रकार का केंद्रीय बल होता है जो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा की दिशा में ही कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है दोस्तों। प्यारे छात्रों आपने क्या सीखा इसको एक बार जान लेते हैं। आपने सीखा कि कूलाम का नियम क्या है, इसका क्या कार्य है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसका सदिश रूप क्या है, यह न्यूटन के किस सिद्धांत पर आधारित है और यह कैसे कार्य करता है। प्यारे छात्रों इन सब बातों को जानने के बाद अभी भी हमारे पास थोड़ा सा संशय रहता है दोस्तों कि जब बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं
तो हम नहीं कर पाते हैं। दिक्कत क्या आती है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो पाता है तब तक हम किसी भी सवाल को आसानी से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि बोर्ड में किस तरह से इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। आइए स्क्रीन पर देखें। देखिए कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो बोर्ड में बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निर्वात की वैद्युतशीलता जो है एप्सिलॉन 0, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। आप इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन 0 का बड़ी आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार आपको बहुत जल्दी से निकाल के बता देता हूँ दोस्तों, जरा ध्यान दें स्क्रीन पर। देखिए एफ की जो वैल्यू है वो है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए हमें चाहिए एप्सिलॉन 0 का मात्रक दोस्तों, तो यहाँ से देखिए इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। एफ जो आएगा वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एफ यहाँ जाएगा दोस्तों, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसी रहेगा। अब ध्यान से देखें, ये जो आपका 1/4 पाई है इसकी कोई विमा नहीं होती दोस्तों, ये नियतांक है, ना इसका कोई मात्रक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है केवल Q1 और Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले से इसकी विमा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और इसका मात्रक जो यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन में, तो दोनों ही बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। ध्यान से देखें, ये ऊपर है हमारे पास Q1 Q2 और Q है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो कूलाम मल्टीप्लाई कूलाम 2 बार आ जाएगा ऊपर, और नीचे यहाँ पर है बल और ये है दूरी। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा लेंगे दोस्तों, और इसका जो मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन में कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे छात्रों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि जब भी आप इसके मात्रक को भूल जाएंगे तो आप इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए इसी फॉर्मूले से हम प्रयास करते हैं कि इसकी विमा भी हम यहीं से निकाल लें दोस्तों, क्योंकि विमा हम कई बार भूल जाते हैं। जरा ध्यान से देखें, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ दोस्तों। प्यारे छात्रों स्क्रीन पर देखें, एप्सिलॉन 0 की विमा कैसे निकालेंगे। देखिए क्यों और यहाँ भी क्यों, 2 बार क्यों है ऊपर। और प्यारे छात्रों, आपने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर विद्युत धारा कहलाती है, इसे I से डिनोट करते हैं। यहाँ से अगर मैं क्यों का मान निकालता हूँ दोस्तों, तो क्यों बराबर IT होता है, ऐसा आपने हाई स्कूल में पढ़ा था। प्यारे छात्रों, ये जो क्यों है यहाँ पर 2 बार है, तो मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ क्योंकि जगह पर IT और मल्टीप्लाई फिर से IT, क्योंकि ऊपर 2 बार है तो यहाँ भी हमने 2 बार लिख लिया। नीचे है आपका बल को हम लिख सकते हैं दोस्तों F बराबर MA, यानी कि इसको हम MA लिख सकते हैं दोस्तों, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और ये आपकी R है स्क्वायर में, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको हमने लगभग मूल राशियों या मूल भौतिक राशियों में तोड़ लिया दोस्तों। अब देखिए जिनकी विमाएं हमारे पास नॉर्मली होती हैं, I की विमा क्या होती है धारा की दोस्तों, आप जानते हैं A होती है, और समय की विमा T होती है। 2 बार लिखा हुआ है तो आप फिर से AT लिख लेंगे दोस्तों। अब ध्यान से देखिए नीचे, द्रव्यमान की विमा क्या होती है M, ये है त्वरण की विमा आपने पढ़ी थी वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि LT इनवर्स 2, ये आपने त्वरण की परिभाषा पढ़ी होगी। उसके बाद है R स्क्वायर, यानी कि दूरी का स्क्वायर, दूरी होती है हमारी विमा L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे छात्रों। अब देखिए यहाँ पर जो विमा है आपकी वो निकल चुकी है बड़ी आसानी से। ध्यान से देखें, विमा लिखने का नियम भी होता है दोस्तों कि पहले हम हमेशा M लिखते हैं, उसके बाद L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं, बाकी बाद में लिखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर M जो है वो नीचे है, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो M की पावर -1 हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद लिखेंगे L, यहाँ पर L ये रहा और L ये रहा स्क्वायर में, तो L की 1 और L की 2, L की 3 हो जाएंगी, और दोस्तों ये ऊपर जाएंगी तो ये L की -3 हो जाएगा। उसके बाद T है दोस्तों, T जो है ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएंगी, और पहले से ही ऊपर 2 पावर हैं दोस्तों, तो 2 और 2 4, यानी कि T की पावर 4 हो जाएंगी दोस्तों। यहाँ ऊपर देखें A ऊपर है 2, A और A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, तो यहाँ पर जो A स्क्वायर आएगा दोस्तों, और ये आपकी एप्सिलॉन 0 की विमा मिल जाएगी, जो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। आप मिला लीजिए यहाँ पर
m इनवर्स l क्यूब T4a²। प्यारे छात्रों, अगर ये आपको चीज़ें समझ में आ गई हों बड़ी आसानी से तो आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने किसी एक या दो मित्र को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। देखिए स्क्रीन पर देखिए अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा। प्यारे छात्रों, बड़ा ही आसान और मज़ेदार सवाल है, ध्यान से देखें। आपने फॉर्मूला पढ़ा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। प्यारे छात्रों, अगर इन दोनों के बीच में वायु या निर्वात ना हो, कोई अन्य माध्यम हो, तो यहाँ पर हम परावर्तांक K लगा देते हैं दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि ये उनको हम वायु के स्थान से हटा के और केरोसिन के तेल में रख देते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, वायु के लिए जो K होता है परावर्तांक वो 1 होता है दोस्तों, लेकिन जो अन्य माध्यम होते हैं उनके लिए अलग अलग होता है और उसकी वैल्यू लगभग 1 से अधिक होती है दोस्तों। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि केरोसिन के तेल में रख दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जरा इस फॉर्मूले को एक बार देखें दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर K जो है इसके अपॉन में है और बाकी जो है इसको हम छोड़ दें अगर या कांस्टेंट मान लें तो हम कह सकते हैं कि जो F है आपका वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/K के, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/K। तो जरा ध्यान दे दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि यदि K का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा और अगर K का मान घटेगा तो F का मान बढ़ेगा। तो छात्रों जरा ध्यान दें एक बार, यहाँ पर वायु के स्थान पर केरोसिन लिया गया है, यानी कि वायु के लिए तो K बराबर 1 था, लेकिन केरोसिन के लिए जो K का मान होगा 1 से बड़ा होगा दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में जब K का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वो घट जाएगा। तो प्यारे छात्रों, देखिए आपने परिभाषा पढ़ी थी, फॉर्मूला भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे सवाल हैं वो बिल्कुल अलग टाइप से आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह के सवाल बोर्ड में आते हैं और आप परिभाषा प्रिंसिपल पढ़ने के बाद भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं दोस्तों। दिक्कत कहाँ रहती है, दिक्कत है केवल कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना। तो प्यारे छात्रों, आपसे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और उम्मीद है कि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। प्यारे साथियों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें। क्या सोच रहे हैं, बटन दबा दो दोस्तों लाइक का, इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर देखें अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावर्तांक रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा। प्यारे छात्रों, मैंने अभी बताया आपको जो दो बिंदु आवेशों के बीच में बल होता है वो व्युत्क्रमणोपाती होता है परावर्तांक के, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू द 1/K, यानी K का मान अगर बढ़ता है तो F का मान घट जाएगा, K का मान घटता है तो F का मान बढ़ जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है कि उसके बीच में परावैद्युत भर देने पर, यानी कि वायु की अपेक्षा वो कोई अन्य माध्यम रखना चाहता है, इसका मतलब है कि जो K का मान है वो बढ़ेगा दोस्तों। तो सीधी बात है जो आपका बल है वो घट जाएगा और इसका बी आंसर सही होगा दोस्तों। प्यारे छात्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल F है, यदि इन आवेशों को उतनी दूरी पर जल में रख दें जिसका परावर्तांक 80 है तो उनके बीच में अब बल कितना रहेगा। प्यारे छात्रों, बड़ा आसान सवाल है और इसी बेस पर, इसी लॉजिक पर सवाल है ये। ध्यान से देखें, जो आपका बल है वायु में वो F है दोस्तों। अब आपसे कह रहा है कि ये अगर हमारे पास K बराबर 80 हो तो जो बल है आपका F2 वो कितना हो जाएगा। अभी मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि ये जो F होता है ये परावर्तांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा F2 जो होगा वो इक्वल होगा F1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द K, यानी कि F/K, यानी कि F की जो वैल्यू हमारे पास थी पहले वो F थी और जो K की वैल्यू दोस्तों मेरे पास वो है 80 और F की वैल्यू हमें निश्चित कोई दी नहीं है, F ही दे रखा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो F/80 हो जाएगा। देखिए ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है यदि दो बिंदु आवेशों को दोगुना करके उनके बीच की दूरी को आधा कर दें
तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये भी इसी बेस पर आधारित है, बस थोड़ा सा इसका पैटर्न बदल दिया दोस्तों। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, जरा ध्यान से देखें स्क्रीन पर। प्यारे छात्रों, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखें, वो कह रहा है यदि आवेशों को दोगुना कर दूं और दूरी को आधा कर दूं, यानी कि मैं यहाँ पर जो F2 निकाल रहा हूँ ये F1 मान लेता हूँ मैं इसको। इसमें क्या कंडीशन है, ध्यान से देखें। F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q1 जो था उसको हमने दोगुना कर दिया, यानी कि ये हो गया आपका 2Q1, और जो Q2 था उसको भी दोगुना कर दिया, ये हो गया आपका 2Q2 अपॉन में जो दूरी थी इसको हमने आधी कर दी, यानी कि R/2 और इसका स्क्वायर ये वाला दोस्तों। तो इस तरह कंडीशन बन गई है। अब देखिए F पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको चेक करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो यही रहेगा। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में Q1 और Q2 अपॉन में इस फॉर्मूले खोलेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन में 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब जरा ध्यान दें स्क्रीन पर दोस्तों, ये जो 4 है ये आपका ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 है, और मल्टीप्लाई में रहेगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जरा ध्यान दें दोस्तों, ये जो F2 है आपका, इस पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, ध्यान से देखें। ये जो फॉर्मूला है आपका सबसे ऊपर लिखा हुआ है शुरू में, यानी कि ये F1 है दोस्तों, और ये जो आपका F2 आया है ये आया 16 मल्टीप्लाई बाई F1, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इनके बीच में बल था वो 16 गुना हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों।